Now we will start competency to contract, in which our law says that there are three conditions. First, the person should be major person, means adult. Second, he should not be of unsound mind. He should be of sound mind. And third, he should not be disqualified by the law. फर्स्ट कंडीशन, ही शुड नॉट बी माइनर. तो जो माइनर है वो पर्सन है जो 18 साल से नीचे का है. आप सब ये बात पता ही है, आप सबको ये बात पता है कि जो हमारा इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 है वो ये कहता है कि एक पर्सन जो 18 ईयर्स से बिलो का है वो एक माइनर है, चाहे वो एक दिन भी नीचे का हो तो भी वो माइनर है ना. अब उसके लिए कुछ लॉज बने हुए हैं. फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय और विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो. एक माइनर के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत से ही वॉइड है. सेकंड, नो नोटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी. माइनर उसको अपनी एडल्ट एज ऑब्टेन करने के बाद उसको रेटिफाई नहीं कर सकता. ठीक है, एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सपोज एक्स है, वाई है. एक्स ने अपनी माइनॉरिटी में वाई से कुछ गुड्स खरीदा था और उसने उसके लिए एक उसे नोट उसे इशू किया था, मतलब जो प्रोमिसरी नोट होता है उसे इशू किया था. एक्स ने वाई को एक प्रोमिसरी नोट इशू किया था. ठीक है, उस वक्त वो माइनर था तो वो पेमेंट के लिए लायबल नहीं था. अब क्या हुआ, बाद में वो 18 ईयर्स का अबव का हो गया तो एक्स ने एक जो प्रोमिसरी नोट है उसे इशू कर दिया. तो यहाँ पे वो उसको रेटिफाई नहीं कर सकता क्योंकि उसने जो पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था वो अपनी माइनॉरिटी के एज में किया था. अब क्योंकि वो एडल्ट हो चुका है और उसने उस नोट के इशू करने के बदले कुछ उससे गुड्स लिया नहीं है, यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है. थर्ड कम्स, ही कैन बी बेनिफिशियरी और कैन ऑब्टेन बेनिफिट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट. एक जो माइनर कॉन्ट्रैक्ट से बेनिफिट उठा सकता है और वो कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिशियरी हो सकता है. जैसे कि हमारा पार्टनरशिप है. अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हम माइनर को एज अ पार्टनर एडमिट नहीं कर सकते, पर लेकिन हम उसको बेनिफिट के लिए एडमिट कर सकते हैं. तो ये हमारा लॉ भी कहता है कि अगर हम चाहे हम अपने कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट एक माइनर को दे सकते हैं, उसे असाइन कर सकते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट. नाउ कम्स ही कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी. इसमें क्या है कि उसके ऊपर रूल ऑफ एस्टॉपल अप्लाई नहीं होता. एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सपोज ए है और बी है. ए ने कहा, ए अभी एक माइनर पर्सन है, ए अभी एक माइनॉरिटी के एज में है और उसने बी से कहा कि मैं मेजर हूँ, मैं माइनर नहीं हूँ, मैं मेजर हूँ. उसने स्टेटमेंट बोल के बी से लोन ले लिया. अब बी को लगा कि वो तो मेजर है तो बाद में वो रिपेमेंट के लिए लायबल है, पर क्योंकि वो माइनर था उसने भले ही झूठ बोला हो फिर भी कोर्ट ए को रिपेमेंट के लिए नहीं कहेगी क्योंकि वास्तविकता में वो 18 ईयर्स से बिलो का था. तो यहाँ पे उसके ऊपर रूल ऑफ एस्टॉपल अप्लाई नहीं होता, जो कि ये कहता है कि अगर हमने कोई भी एक बार बात बोल दी तो बाद में हम उससे मुकर नहीं सकते. ये होता है हमारा रूल ऑफ एस्टॉपल. नाउ फिफ्थ पॉइंट कम, माइनर्स प्रॉपर्टी इज लायबल फॉर नेसेसरीज. जो माइनर है वो खुद पर्सनली लायबल नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी लायबल है. ठीक है, अब जो वर्ड आता है हमें ज़रूरतें, जो यहाँ पे वर्ड है ज़रूरत, उसका मीनिंग है वो बेसिक थिंग्स जो उसे सपोर्ट करेगी ज़िंदा रखने के लिए, और ये डिपेंड करेगा कि वो कौन सी क्लास ऑफ सोसाइटी में बिलोंग करता है. यहाँ पे जो वर्ड ज़रूरत है उसका मीनिंग है वे कुछ बेसिक थिंग्स जो उसे मदद करेगी ज़िंदा रखने में, और ये डिपेंड करेगा कि वो कौन सी क्लास ऑफ सोसाइटी में बिलोंग करता है. डन. अगर कोई एक मिडिल क्लास का पर्सन है तो उसके लिए लैपटॉप, फ़ोन अपनी स्टडी के लिए, एक माइनर जो कि एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता है तो उसके लिए लैपटॉप वगैरह, फ़ोन वगैरह, वो भी अपनी स्टडी के लिए, अपनी नीड के लिए, वो भी उसकी एक ज़रूरत होगी. और यही कोई एक बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करता है तो उसके लिए जो खाना, कपड़ा और जो मकान है वो होगी उसकी ज़रूरत. अगर इन द केस उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका अमाउंट कम है उसकी लाइबिलिटी से, तो जो लेंडर है जिसने जो सामान उधार पे दिया है
जो जो प्रॉपर्टी का अमाउंट है उसमें से रिकवर कर सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट सपोज श्रुति ने क्या किया, एक शॉप से अपने लिए लैपटॉप बाई किया पढ़ाई करने के लिए। उसका अमाउंट था 70,000, 70,000, पर लेकिन उसके पास जो एसेट्स थे उससे वो केवल 20,000 यानी 20,000 की पेमेंट कर सकती थी। तो यहाँ पर शॉपकीपर है वो केवल और केवल 20,000 रुपये ही क्लेम कर सकता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट कम, कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन। अगर गार्जियन ने कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है माइनर के बेनिफिट के लिए तो वो कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल है। यहाँ पे एक और वर्ड आता है, सर्टिफाइड गार्जियन। वो गार्जियन जो कि कोर्ट ने अपॉइंट किया है। ठीक है। ये पॉइंट कहता है कि अगर गार्जियन ने माइनर के बेनिफिट के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सेबल है। लेट सपोज ए है और बी है। ए गार्जियन है बी का। ए ने बी के बिहाफ पर प्रॉपर्टी परचेज की है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज किया, तो ये कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है क्योंकि ये उसके बेनिफिट के लिए भी नहीं है। नाउ कम्स नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। हम माइनर को किसी भी एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को करने के लिए लायबल नहीं ठहरा सकते। ये कहता है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, या कहते लो। ठीक है। लेट्स सपोज एग्जांपल देती हूँ। ए है, ए एक बहुत अच्छा सिंगर है और वो 16 ईयर्स ऑफ एज का है। ठीक है। एक कंपनी है, लेट्स सपोज XYZ कंपनी आई, उसने कहा कि आज आप हमारे शो के अंदर अपनी परफॉर्मेंस दो। जो पर्सन है वो 16 ईयर्स का यानी ए, उसने कहा ठीक है मैं आज आपके शो के अंदर अपनी परफॉर्मेंस दे दूँगा। उसने उसके लिए पेमेंट ले ली। तो जब ए बाद में शो में गया और उसने क्या किया, उसने देने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं नहीं गाने वाला। तो यहाँ पे जो XYZ लिमिटेड कंपनी है वो उसको लायबल नहीं कर सकती कि तुम्हें गाना ही पड़ेगा, वो ऐसे बात कह नहीं सकती क्योंकि वो एक माइनर पर्सन है। नाउ पॉइंट कम, नो इंसॉल्वेंसी। ये स्टेट होती तब है अगर किसी पर्सन की लायबिलिटीज़ उसकी एसेट से ज़्यादा हो जाए, पर क्योंकि एक माइनर के केस के अंदर एक बिलो 18 ईयर्स जो एक पर्सन है जो बिलो 18 ईयर्स का है, उसके केस के अंदर जो लायबिलिटीज़ है या तो वो एसेट्स की इक्वल होंगी या उससे कम होंगी, तो इसलिए एक माइनर कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट कम, ही कैन बी एजेंट बट ही इजंट बाउंड बाय प्रिंसिपल। वो किसी का एजेंट तो हो सकता है पर लेकिन वो अपने एक्ट्स के लिए प्रिंसिपल के ऊपर बाउंड नहीं है, प्रिंसिपल से बाउंड नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कम, ही कांट बाइंड पेरेंट और गार्जियन इफ एब्सेंस इज देयर। अगर पेरेंट और गार्जियन वहाँ पे नहीं है तो वो उन्हें बाइंड भी नहीं कर सकता। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट सपोज कीर्ति है, XYZ मान लो, लेट सपोज X है। X ने क्या किया, शॉपकीपर से उसने एक स्कूटर परचेज कर लिया और वहाँ पे उसके पेरेंट्स नहीं थे। X ने क्या किया, शॉपकीपर से स्कूटर परचेज किया और ये कहा कि उसकी पेमेंट करेंगे उसके पेरेंट्स। ठीक है। ये बात उसके पेरेंट्स को पता नहीं थी कि उसने बिना उनसे पूछे शॉपकीपर से उसने स्कूटर को लिया है। तो यहाँ पे जो पेरेंट्स है, गार्जियन है, वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी लायबल नहीं है पेमेंट के लिए। यहाँ पे पेरेंट्स और गार्जियन लायबल नहीं है उस स्कूटर की पेमेंट के लिए क्योंकि वहाँ पे उनकी प्रेजेंस नहीं थी और यहाँ पे शॉपकीपर जो है उनके पेरेंट्स से अमाउंट क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे उसके पेरेंट्स प्रेजेंट नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट कम, जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट। अगर किसी केस के अंदर एक बिलो 18 ईयर्स और एक अबव 18 ईयर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो एडल्ट है वो ही लायबल होगा। लेट सपोज माइनर ने एडल्ट ने प्रॉपर्टी खरीदी तो उसकी पेमेंट के लिए सिर्फ एडल्ट लायबल है। माइनर लेते वो अलग बात है, पर लेकिन लायबिलिटी केवल एडल्ट पे है। नेक्स्ट पॉइंट कम, श्योरिटी फॉर माइनर।
मान लीजिए एक्स है, वो एक माइनर है, उसे बैंक से लोन लेना था। एक्स आया वाई के पास, उसके फ्रेंड के पास आया जो कि अभी 18 ईयर्स से अबव का है। एक्स एक माइनर है, वाई अबव 18 ईयर्स है, और अपने वो बैंक के पास गया एक्स कि आप मुझे लोन दे दो। बैंक ने कहा कि हम आपको लोन नहीं देंगे अनलेस और अनटिल कोई एडल्ट आपकी श्योरिटी नहीं लेता है। तो अपने फ्रेंड के पास गया वाई के पास, उसने कहा भाई तुम्हें श्योरिटी ले ले और मुझे बैंक से लोन दिलवा दे, मैं तुझे बाद में पेमेंट कर दूंगा, मैं कहीं जा तो रहा नहीं हूँ। वाई ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी श्योरिटी ले लूँगा बैंक से और बैंक तुम्हें इतना अमाउंट दे दूँगा। डन। अब अगर बाद में एक्स बैंक को पेमेंट नहीं करता तो वहाँ पे वाई को पेमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे वो लायबल है। उसने एक्स की गारंटी ली ही क्यों? उसने एक्स की गारंटी अगर ली है तो उसे पेमेंट करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट कम, माइनर एज शेयर होल्डर। माइनर शेयर होल्डर कंपनी का नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि अभी वो 18 ईयर्स से बिलो का है। और अगर मान लो उसका कंपनी में उसे शेयर परचेस कर भी लिए तो जो कंपनी है वो उसका जो नेम है उसे हटा देगी रजिस्टर से अपने, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पे एक केस आता है कि वो अपने गार्जियन के थ्रू कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता है। वो अपने गार्जियन के थ्रू, वो अपने लॉफुल गार्जियन के थ्रू कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता है। मतलब खुद के नाम से तो वो खुद के नाम से नहीं बन सकता, पर लेकिन अपने लॉफुल गार्जियन के थ्रू जिसके फुली पेड शेयर्स हैं, लॉफुल गार्जियन विथ फुली पेड शेयर्स के थ्रू वो शेयर होल्डर कंपनी का बन सकता है। उनसे वो शेयर्स अपने पास ट्रांसफ़र करवा ले तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कम, लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स। टॉर्ट का मीनिंग है सिविल लॉन्ग। अगर कोई माइनर ने कोई गलत काम कर दिया, कोई आईपीसी के खिलाफ कोई काम किया है तो उसके लिए वो लायबल है, अनलेस और अनटिल वो एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो अब जो वर्ड है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यह पढ़ेंगे बाद में जो यूनिट्स में। फिलहाल समझ लीजिए, लेट सपोज एक माइनर ने चोरी कर दी, एक बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज के बंदे ने चोरी कर ली, किसी को मतलब चोट पहुंचा दी, किसी को मार मूर दिया, तो वहाँ पे वो उसके लिए लायबल है, क्योंकि भले ही वो छोटा हो पर क्योंकि उसने गलत काम किया तो फिर भी वो लायबल है। नेक्स्ट कंडीशन, फाइनली, ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड का मीनिंग ये है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है वो अपने लिए रेशनल जजमेंट को फॉर्म कर सके, ये होता है साउंड माइंड का। लेट सपोज एक पर्सन पागल है, वो अनसाउंड माइंड का है, पर लेकिन वो कुछ इंटरवल्स में साउंड माइंड का हो जाता है, तो वो उन इंटरवल्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। पर लेकिन ठीक है, पर लेकिन मान लीजिए कि एक पर्सन है, वो साउंड माइंड का पर्सन है, उसने शराब पी ली थी, तो यहाँ पे वो अनसाउंड माइंड का हो गया, क्योंकि वो अपने बिहाफ पर रेशनल जजमेंट नहीं ले सकता, तो यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर भी नहीं कर सकता। मतलब क्या हुआ, हमारा लॉ ये कहता है कि अगर पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है तो उसे एंटर करते वक्त साउंड माइंड का होना ही चाहिए। थर्ड पॉइंट कम, ही शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाइड बाय द लॉ। वो अपने लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाइड ना हो। जैसे हो गया लीगल स्टेटस, कॉर्पोरेट स्टेटस या कहते हो पॉलिटिकल स्टेटस, इनकी वजह से वो लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। जैसे कि एलियन एनिमी है, चाइना है, लॉ ने कहा कि आप जो फॉरेन कंट्री जैसे चाइना है उसके साथ आप ट्रेड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आप किसी भी पर्सन के साथ जो चाइना से बिलोंग करता है, चाइना का माल आप अपने कंट्री में नहीं ला सकते, ठीक है। नाउ कम्स फ्री कंसेंट, ठीक है, 1 मिनट। जो वर्ड है कंसेंट, उसका मीनिंग है जब दो व्यक्ति एक चीज़ को लेकर एक तरीके से एग्री हो तो उसे कहेंगे हम कंसेंट, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन गिवन है, इन केस ऑफ फंडामेंटल एरर देयर इज रियली नो कंसेंट। अगर कोई फंडामेंटल एरर हुआ है तो वहाँ पे कोई कंसेंट नहीं है, पर लेकिन अगर कोई मिस्टेक हुई है तो वहाँ पे
कोई रियल कंसेंट नहीं है। कंसेंट तो है पर लेकिन रियल कंसेंट तो नहीं है। एग्जांपल लेती हूँ, लेट सपोज ए है और बी है। ए के पास 2 कार है। ए ने कहा बी को मैं तुम्हें अपनी कार सेल करूँगा। बी को लगा उसे वो अपनी रेड कार सेल कर रहा है पर लेकिन वो करने वाला था ब्लैक कार। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया, दोनों पार्टी से समझा नहीं आपस में एक दूसरे की बात को। तो यहाँ पे कोई रियल कंसेंट नहीं है। ठीक है, अब इसमें आपकी है 5 कंडीशंस, 5 टॉपिक्स। अगर ये हैं तो पार्टीज़ की फ्री कंसेंट नहीं होगी। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर पार्टी ने पार्टी ने दूसरी पार्टी के दबदबे में कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है तो कहेंगे हम क्वेश्चन। लेट सपोज ए ने कहा कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा अगर तुमने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर नहीं दी। अगर तुमने 1 लाख रुपए के लिए प्रॉपर्टी अपनी मुझे नहीं दी तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो ये हो गया क्वेश्चन, यहाँ पे वही गिवन है। अब यहाँ पे जो वर्ड है बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है हमारा एग्रीव्ड पार्टी पर। बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन अवर एग्रीव्ड पार्टी। एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा आपको मैंने भी कहा कि ए ने कहा बी को कि वो उसे गोली मार देगा अगर उसने 1 लाख रुपए के लिए अपनी प्रॉपर्टी उसे नहीं दी। तो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ है बी पर जो कि एग्रीव्ड पार्टी है। यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ है बी पर जो कि एग्रीव्ड पार्टी है। उसे कहना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पे एक फ्री कंसेंट थी, उसने मुझे गोली मारने के लिए नहीं कहा था। बी को कहना पड़ेगा कि उसने मुझे गोली मारने के लिए नहीं कहा था एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए। अगर बी ने कह दिया कि उसने कहा था कि वो मुझे गोली मार देगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा हमारा वॉइड। ठीक है, नाउ कम्स अनड्यू इन्फ्लुएंस। सेकंड पॉइंट, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मीनिंग ये है कि जब 2 पार्टीज के बीच में ऐसा संबंध हो कि एक पार्टी दूसरे पार्टी की इच्छा को डोमिनेट कर सके और उसका फ़ायदा उठाकर और उसका गलत फ़ायदा उठाए तो उसे कहेंगे हम अनड्यू इन्फ्लुएंस। डन। Relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of other and use that position to obtain undue advantage of other। यहाँ पे एक पर्सन है, उसके ऊपर दूसरा पर्सन है ये वाला। तो ये जो कंडीशन है वो है हमारी अनड्यू इन्फ्लुएंस की। यहाँ पे जो ऊपर वाला पर्सन है वो है डोमिनेटिंग पर्सन, वो है एक डोमिनेटिंग पर्सन, और जो नीचे वाला है वो है एग्रीव्ड पार्टी। अब अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस है उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है। फर्स्ट ये है कि दोनों पार्टीज़ के बीच में कोई संबंध होना ही चाहिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये है कि जो डोमिनेटिंग पार्टी है वो इस पोजीशन में हो कि वो उसकी इच्छा को डोमिनेट कर सके। उसके अंदर आपके 4 पॉइंट्स है। फर्स्ट इज रियल एंड अपरेंट अथॉरिटी, सेकेंड इज fiduciary relationship, third is mental distress, and fourth is unconscientiable bargains. First come real and apparent authority, फादर और सन। यहाँ पे जो फादर है वो है रियल एंड अपरेंट अथॉरिटी। सेकंड, फिड्यूशरी रिलेशनशिप, 2 पार्टीज़ के बीच में एक दूसरे के भरोसा होना ज़रूरी है। गुरु उसका चेला, टीचर स्टूडेंट, हस्बैंड वाइफ, वो चलो छोड़ो, हस्बैंड वाइफ छोड़ो एक बार को, फादर सन, मदर सन। तो यहाँ पे क्या है, एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप। थर्ड पॉइंट कम मेंटल डिस्ट्रेस, अगर कोई पर्सन की मेंटल जो हेल्थ है वो अफेक्ट हो चुकी है बहुत बेकार तरीके से, कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है, वो क्लिनिक के अंदर है, वो हॉस्पिटल के अंदर है, तो यहाँ पे डॉक्टर के पास पूरी पावर है कि वो उसकी इच्छा को डोमिनेट कर सके। मैं यहाँ पे डॉक्टर की बुराई नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं कह रही हूँ। फोर्थ पॉइंट अनकंसेंशियबल बार्गेन्स, जो हम देखने से पता लगे कि वो अनफेयर है, जिसको देखने से पता लग जाए कि वो अनफेयर है, वो है हमारे अनकंसेंशियबल बार्गेन्स। उसने कहा कि ए और बी है, ए यहाँ पे एक डोमिनेटिंग पार्टी है, बी और बी यहाँ पे एग्रीव्ड पार्टी है। ठीक है, ए ने कहा बी से मैं तुम्हें पेन दूंगा और तुम अपनी ये कार मेरे नाम पर मुझे दे दो। ए ने कहा मैं तुम्हें पेन दूंगा, काफ़ी लकी पेन है, और अब तुम इसके बदले ये अपनी जो कार है वो मुझे दे दो, अपनी कार को मेरे नाम पर कर दो। तो ये एक अनकंसेंशियबल बार्गेन्स है, क्योंकि ये एक अनफेयर है।
एक पेन के बदले एक कार का ट्रांजैक्शन, ये तो अनफेयर ही ऑब्वियसली। नाउ थर्ड पॉइंट कम, ऑब्जेक्टिव इज टू टेक अनड्यू एडवांटेज। जो यहाँ पे पार्टी है वो उसका गलत फ़ायदा उठाए, ये ये ऐसा ही होना चाहिए। हम अनड्यू इन्फ्लुएंस को जब कहेंगे, अगर कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी का गलत फ़ायदा उठा रही है, तो अगर पार्टी ने दूसरी पार्टी का गलत फ़ायदा उठाया है तो कहेंगे उसने उस पार्टी का अनड्यू एडवांटेज लिया है और उसने उस पार्टी पर अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये होना ही चाहिए। एंड नाउ कम्स बर्डन ऑफ प्रूफ। सबसे पहला बर्डन है हमारा एग्रीव्ड पार्टी पर और उसके बाद है हमारा दूसरी पार्टी पर, जो कि डोमिनेटिंग पार्टी है। जैसे आपको मैंने कहा था ए और बी के ऊपर सबसे पहले हमारा बर्डन ऑफ प्रूफ है, उससे कहना होगा कि मैंने अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है। और उसके बाद है ए को बताना पड़ेगा कि मैंने कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज़ नहीं किया है, ये एक फ्री कंसेंट थी मेरी और उसके बीच में। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस किसे कहते हैं और जो क्वेश्चन उसे किसे कहते हैं। नाउ कम्स फ्रॉड, धोखा। फ्रॉड, धोखा, एक्ट कमिटेड बाय अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट और विद हिज कन्वीनियंस, उसका साथी, बाय हिज एजेंट, उसके एजेंट के द्वारा, टू डिसीव अनदर पार्टी और हिज एजेंट और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, इसको कहेंगे हम फ्रॉड। अब इसमें है बेसिकली 5 कंडीशंस। फर्स्ट, जो स्टेटमेंट दी है वो झूठी हो और वो झूठी है इसके बारे में देने वाले को बताओ। ए है और बी है। ए ने कहा कि इस कार की कॉस्ट 10 लाख रुपीज़ है, भले ही उसकी कॉस्ट 10 रुपये क्यों ना हो। दोबारा बोलती हूँ, ए ने कहा बी से कि इस कार की कॉस्ट 10 लाख रुपीज़ है, पर उसे बात पता थी कि इसकी कॉस्ट वास्तविकता में 10 रुपये की है। तो यहाँ पे झूठी स्टेटमेंट है और ये ए ने जानबूझ के दी है। सेकेंड इज एक्टिव कंसीलमेंट बाय वन पर्सन हैविंग इंफॉर्मेशन। उसने बात को छुपा दिया, उसके पास इंफॉर्मेशन थी बल्कि उसने बात को छुपा दिया, तो ये है हमारा फ्रॉड। थर्ड इज प्रॉमिस मेड विदाउट एन इंटेंशन टू परफॉर्म इट। एने को प्रॉमिस किया बी को कि तुम मुझे अपनी कार दे दो और मैं तुम्हारा एक काम कर दूंगा, भले ही वो काम करने वाला नहीं है, तो ये होगा हमारा फ्रॉड। फोर्थ पॉइंट कम, एक्ट फिटेड टू डिसीव। एक जो एक्ट है वो धोखा देने के लिए हो। फिफ्थ पॉइंट कम, एक्ट और ओमिशन जिसे लोग कहें कि वो फ्रॉड है। ठीक है, नाउ कम्स इसके एलिमेंट्स क्या है। फर्स्ट इज, क्या साइलेंस हमारी फ्रॉड होगी? चुप रहना क्या फ्रॉड होगा पर लेकिन 2 कंडीशन में। फर्स्ट, वो कंडीशन जब पार्टी की ड्यूटी बनती है, उसकी ऑब्लिगेशन है कि वो बोले। सेकेंड इज, जब दूसरी पार्टी उसके चुप रहने को अब उसकी स्पीच के बराबर मान ले। एग्जाम्पल देती हूँ, लेट्स सपोज ए है और बी है। बी ने कहा कि मैं तुम्हारा ए है और बी है। ए ने कहा कि मैं तुम्हें अपना घोड़ा बेच रहा हूँ, घोड़ा तुम्हें मैं सेल करूँगा। बी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे घोड़े को बाय करूँगा, पर लेकिन तुम ये बता देना कि ये घोड़ा साउंड माइंड का है। तो अगर तुम चुप रहे तो मैं ये मान लूँगा कि ये घोड़ा साउंड माइंड का है, पर वास्तविकता में एक को पता था कि वो घोड़ा अनसाउंड माइंड का है। तो यहाँ पे उसको चुप रहने को वो स्पीच के बराबर है और यहाँ पे साइलेंस भी फ्रॉड है। नाउ फर्स्ट कम, ड्यूटी टू स्पीक। इसमें ये है कि जैसे पे मान लीजिए ए है और बी है। ए फादर है और बी डॉटर है। ए ने बी को घोड़ा सेल किया अनसाउंड माइंड का। यहाँ पे ए की ड्यूटी बनती है कि वो बोले, पर उसने बोला नहीं, तो यहाँ पे साइलेंस भी फ्रॉड है। नाउ सेकंड पॉइंट कम, इट मस्ट बी, ये जो प्रेजेंटेशन है वो फैक्ट के संबंध में हो। जो प्रेजेंटेशन की है वो फैक्ट के संबंध में हो। मैंने आपको कहा था कि ए ने कहा बी से कि जो कार है उसकी कॉस्ट 1 लाख रुपीज़ की है। ये एक फैक्ट है, उसकी कॉस्ट 1 लाख रुपीज़ की है। उसने ये नहीं कहा था कि मैं इसको 1 लाख रुपए में बेचूंगा, वो फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये है कि उसकी कॉस्ट 1 लाख रुपीज़ है
और ये फैक्ट झूठा होना चाहिए, तभी फ्रॉड होगा वो। ठीक है। इट शुड बी मेड बिफोर द कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के कंक्लूजन से निकलने से पहले ये होना ही चाहिए। ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्ट का कंक्लूजन निकले उससे पहले ही पार्टी को झूठ बोल देना चाहिए फ्रॉड करने के लिए। ठीक है। फोर्थ पॉइंट कम, इट शुड बी मेड विथ फॉल्सिटी और नो बिलीफ इन ट्रूथ। ए है और बी है। अगर ए को बी के साथ फ्रॉड करना है, ए अगर बी के साथ फ्रॉड करेगा या तो उसे झूठ बोलेगा या फिर उसे सच बात पर विश्वास नहीं होगा। अगर ए जो बात बी को बोल रहा है वो झूठ है या फिर उसे सच बात की या फिर उसे विश्वास नहीं है कि वो सच है बात वो, तो यहाँ पे उसको हम भी फ्रॉड कहेंगे। ठीक है। ए ने कहा बी से कि ए ने कहा बी से कि ये जो घोड़ा है वो साउंड माइंड का है। उसने झूठ बोला, ये फ्रॉड है। उससे इसके बारे में भरोसा नहीं था कि वो साउंड माइंड का है भी या नहीं भी, तो ये भी फ्रॉड है। नेक्स्ट पॉइंट कम, अदर पार्टी हैव बीन इंड्यूस्ड टू एक्ट। बी जो पार्टी है वो घोड़ा खरीदने के लिए तैयार हुई होगी। ए ने कहा बी से कि वो साउंड माइंड का घोड़ा है। बी ने क्या किया, उस घोड़े को खरीदने के लिए तैयार हो गया। बी उस घोड़े को खरीदने के लिए तैयार हो गया। तो यहाँ पे ये फ्रॉड का एक एलिमेंट है जहाँ पे एक पार्टी ने अपने वॉइस से उसे इन्फ्लुएंस कर लिया और अदर पार्टी ने उसे खरीद लिया। अब यहाँ पे जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है और जो फ्रॉड है उसमें अंतर है। अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर जो पार्टी है वो अपनी पोजीशन का यूज़ करती है, पर लेकिन जो फ्रॉड है उसने पार्टी झूठ बोलती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कम, अदर पार्टीज मस्ट हैव रिलाइड एंड डिसीव्ड। बी ने ए पर भरोसा किया होगा और उसने धोखा खाया होगा। यह है उसका नेक्स्ट एलिमेंट। एंड लास्ट एलिमेंट इज बी ने यहाँ पे लॉस सफ़र किया होगा। हमारा एग्रीव्ड पार्टी ने यहाँ पे लॉस सफ़र किया होगा। ये इसका लास्ट एलिमेंट है। तो देखा जाए फ्रॉड में आपके 1 2 3 4 5 6 7 3 and 6 7 ये 7 एलिमेंट्स है और ये 5 कंडीशंस है जिसमें कि फ्रॉड हो सकता है। अब पर लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस है। पार्टी कैन फाइंड ट्रूथ विद डिलीजेंस एंड जो फ्रॉड है नॉट कॉजिंग कंसेंट भी इसके एक्सेप्शंस है। मतलब अगर यहाँ पे बी पता लगा सकता है अगर यहाँ पे बी सामान्य तरीके से नॉर्मल तरीके से अगर पता लगा सकता है कि वो घोड़ा साउंड माइंड का है या नहीं, तो ये फ्रॉड नहीं माना जाएगा। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर फ्रॉड तो किया है, झूठ तो बोला है, पर लेकिन उसने दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए नहीं उकसाया है, उसने कंसेंट नहीं ली है। फ्रॉड की वजह से कंसेंट नहीं हुई है। सॉरी, ए ने क्या किया, बी को झूठ बोल दिया, पर लेकिन उसके झूठ बोलने से बी ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं किया। उसके झूठ बोलने की वजह से बी ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया, तो यहाँ पे फ्रॉड नहीं होगा। अगर कोई झूठ बोला भी गया है पर लेकिन उसके वजह से कंसेंट हुई है नहीं हुई है, तो वो फ्रॉड नहीं होगा। ठीक है। तो ये हमारा फ्रॉड का पूरा टॉपिक। नाउ कम्स misrepresentation, false statement which the maker believes it to be true according to the information he possesses। अब जो वर्ड है फ्रॉड और जो वर्ड है मिसरिप्रेजेंटेशन, उसमें फ़र्क है। फ्रॉड के अंदर जो पार्टी है डिसीव करने वाली, उसे पता था कि वो झूठ बात है या फिर उसे जो है उस पर भरोसा नहीं था, पर लेकिन यहाँ पे पार्टी के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से वो झूठ नहीं बोल रहा है, उसे ही पता है। ठीक है। मान लीजिए ए ने कहा बी को कि ये जो कार है वो 1 लाख रुपये उसकी कॉस्ट है। अगर उसे पता है कि उसकी कॉस्ट 10 रुपये की है तो वो फ्रॉड है। अगर उसे पता नहीं है कि वास्तविकता में इसकी कॉस्ट 10 रुपये की है, उसे इतना ही पता है कि वो कॉस्ट 1 लाख रुपये की है, तो ये हमारा मिसरिप्रेजेंटेशन। ठीक है। नाउ कम्स when there is a breach of duty by a person without any intention to deceive, which brings an advantage to him, and when a party causes even though then immediately the other party to make mistake as to subject matter। इसमें सीधी सी बात यह है कि अगर किसी पार्टी ने भोलेपन में आकर
भोलेपन में आकर झूठ बोल दिया। उसे इसके बारे में पता नहीं था कि ये बात झूठी है, पर उसने बोल दिया, तो यहाँ पे हम कहेंगे उसको मिसरिप्रेजेंटेशन। और यहाँ पे जो फ्रॉड है, जो हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस है, जो कोर्शन है, उसमें बिना मतलब का फ़ायदा उठाने की बात थी। यहाँ पे उसका अनड्यू एडवांटेज लेना चाहता था, पर लेकिन जो वाला एलिमेंट है ये बहुत भोला है। इसके अंदर जो पार्टी है वो दूसरी पार्टी का अनड्यू एडवांटेज नहीं लेगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट मिस्टेक इसके अंदर। उसके बाद आएंगे हमारे डॉट टॉपिक्स। ठीक है, मिस्टेक में ये है कि गलतियाँ जिसकी वजह से पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को आपस में गलत समझ ले। एग्जांपल देती हूँ, लेट सपोज ए है और बी है। ए के पास 2 कार है, वाइट कार और रेड कार। ए अपनी रेड कार सेल करना चाहता है बी को। उसने कहा कि क्या तुम मेरी कार खरीदोगे। उसने ये नहीं कहा कि क्या तुम मेरी वाइट कार खरीदोगे। बी को लगा कि उसकी वो रेड कार खरीद रहा है, तो यहाँ पे वो मिस्टेक है। यहाँ पे जो टर्म्स है उसके बीच में मिस्टेक्स हो गई। यहाँ पे टर्म्स को समझने में मिस्टेक हो गई, तो ये हो जाएगा हमारा मिस्टेक। अब इसमें 2 पॉइंट्स है। फर्स्ट इज मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। या तो मिस्टेक हमने लॉ की कर दी या फिर हमने मिस्टेक ऑफ फैक्ट कर दिया। मिस्टेक ऑफ लॉ में भी 2 है, इंडियन लॉ और फॉरेन लॉ। इंडियन लॉ की अगर आपने मिस्टेक किया है, अगर आपको इंडियन लॉ के बारे में पता नहीं है, फिर आपने कोई मिस्टेक कर दी उसमें, तो उसमें आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। पर लेकिन आपको जो फॉरेन लॉ है, अगर आपने उसके अंदर में कोई मिस्टेक की है तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा और वो एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट उसको मान लिया जाएगा। देन लेट्स सपोज आपको इसके बारे में पता नहीं था कि माइनर के साथ एग्रीमेंट करना वॉइड है, फिर भी आपने एग्रीमेंट में एंटर हो गया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कोई इसके लिए रिपेमेंट नहीं मिलेगी। एग्जांपल देती हूँ, लेट्स सपोज ए एक माइनर है और बी एक मेजर पर्सन है। हमारा लॉ के अकॉर्डिंग आप माइनर और जो मेजर है वो आप एक बिलो 18 ईयर्स के साथ कॉन्टैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। हमारे लॉ के अकॉर्डिंग, हमारे इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग आप बिलो 18 ईयर्स के साथ कॉन्टैक्ट के अंदर एंटर नहीं कर सकते। तो ये है हमारी मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ। इसके लिए आपको कोई रिपेमेंट नहीं मिलेगा। पर लेकिन अगर आपने मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ किया है, आपने अगर फॉरेन लॉ की मिस्टेक की है, तो उसको एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट मान लेंगे। अब जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है वो भी 2 है, एक तो बायलेटरल, एक है हमारी यूनिलेटरल। अगर दोनों पार्टीज ने समझने में गलती कर दी तो है बायलेटरल। अगर किसी एक पार्टी ने समझने में गलती कर दिया तो वो है हमारी यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अगर 2 पार्टीज ने समझने में गलती की है तो वो तो बायलेटरल है। अगर किसी एक पार्टी ने समझने में गलती की है तो वो है हमारा यूनिलेटरल फैक्ट, यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब जो बायलेटरल है उसमें आपके 2 टॉपिक्स है, एक तो सब्जेक्ट मैटर, एक है हमारा पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इन 2 के संबंध में ही कोई मिस्टेक करेगा। किसमें? बायलेटरल मिस्टेक में। या तो क्वालिटी, टाइटल, एग्जिस्टेंस, प्लेस, आइडेंटिटी और क्वांटिटी, और पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस में लीगल और फिजिकल। ये जो पॉइंट्स ऊपर गिवन है, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 ये और ये, सिर्फ इनको आपके नेम याद रखने हैं, इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, अब जो वर्ड यहाँ पे यूनिलेटरल, उसमें 2 मिस्टेक हो सकती है। एक तो है आइडेंटिटी ऑफ पर्सन। जो वर्ड यहाँ पे यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, उसमें 2 मिस्टेक हो सकती है। फर्स्ट इज आइडेंटिटी ऑफ पर्सन एंड सेकेंड इज कैरेक्टर ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट। ये आपको जो नेम्स हैं उन्हें बस खाली याद रखना है अपने दिमाग में। ठीक है, उन्हें खाली आपको याद रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट कम लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, आपके एग्रीमेंट के अंदर ये 6 चीज़ ना हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। पर लेकिन अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये 6 चीज़ है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट कम लॉ के द्वारा फॉरबिड की गई थिंग्स। हमारे लॉ ने कहा कि आप 21 ईयर्स के नीचे गर्ल और बॉय के साथ आप शादी नहीं करवा सकते। मतलब जिस गर्ल ने, जिस बॉय ने 21 ईयर्स अटेन नहीं की है वो शादी नहीं कर सकते। पर फिर भी क्या हुआ, पेरेंट्स ने अपनी बेटी की शादी, जो कि 16 ईयर्स की थी, पेरेंट्स ने अपनी 16 ईयर्स की बेटी की शादी करवाई।
तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। सेकेंड पॉइंट कम, इफ़ परमिटेड वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ। अगर वो थिंग्स परमिट की गई तो वो लॉ की प्रोविजंस को डिफीट कर देगा। एग्जाम्पल देते हैं। लेट सपोज गवर्नमेंट ने कहा कि आप चाइना के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस एक कंट्री के साथ नहीं कर सकते, मतलब आप चाइना के साथ ना तो सामान मंगा सकते ना सामान भेज सकते, ठीक है। पर फिर आपने क्या किया, आपने मेड इन चाइना गुड्स को नेपाल ने मंगाया, आपने मेड इन चाइना के गुड्स को नेपाल के अंदर मंगाया और वहाँ से इंपोर्ट किया, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि आपने इनडायरेक्टली लॉ के प्रोविजंस को डिफीट किया है और उसके लिए बाद में क्लेम नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए वो सामान आपकी कंट्री के अंदर नहीं आया तो आप उसको क्लेम भी नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड पॉइंट कम, फ्रॉडुलेंट, फ्रॉड, धोखा देना। हमने यहाँ पे पढ़ा था एलिमेंट फ्रॉड। अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई फ्रॉड वाली थिंग्स है, मतलब वो धोखा देने वाली बात है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नाउ फोर्थ पॉइंट कम, इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी। अगर हमने किसी की प्रॉपर्टी को, किसी की पर्सन को हार्म पहुँचाया है, उसकी इमेज को हैम्पर किया है, तो वो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जाम्पल देती हूँ। लेट्स सपोज ए ने कहा कि आप बी के बारे में झूठा मूठ लिख दो, आप बी के बारे में न्यूज़पेपर में झूठ मूठ लिख दो, तो ये एक इंजरी है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंजरी है। यहाँ पे बी के खिलाफ गलत लिखवाने की बात की गई है और ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट कम, इमोरल कंसिडरेशन। अगर जो कंसिडरेशन है वो इमोरल है तो वो भी एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट कम, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वरना वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसमें आपके 9 केस है, 9 केस। फर्स्ट इज ट्रेडिंग विद एनिमी। ट्रेडिंग विद एनिमी, चाइना और इंडिया एनिमी है, मतलब दुश्मन है एक दूसरे के। अगर आप उससे ट्रेड करते हो तो ये भी एक अपोजिटिव पब्लिक पॉलिसी के अंदर है और वो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सेकेंड पॉइंट कम, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। इसमें यह है कि अगर आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को डिले करवाते हैं, लेट सपोज आपने कहा आप ए है और बी है, ए है और बी है, ए ने क्या किया, बी को कहा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें दे दूंगा अगर तुम मेरे खिलाफ ये बात ना बोलो, अगर तुम ये ना बोलो कि मैंने सी का मर्डर किया था, तो ये एक स्टिफल प्रोसिक्यूशन है। यहाँ पे आप कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है उन्हें डिले करवा रहे हैं, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट का मेंटेनेंस एंड चैम्फर्टी। ए है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर डाकुओं ने अपना कब्जा कर रखा है, तो क्या हुआ, बी ने कहा ए को कि तुम एक काम करो, तुम केस कोर्ट में जाके लड़ो, मैं इसके लिए तुम्हें मतलब हेल्प करूँगा, तुम्हें अमाउंट वाइज भी हेल्प करूँगा, मतलब तुम्हें कुछ पैसे दे दूँगा, तो ये तो होगी मेंटेनेंस। चैम्पर्टी हो गई कि उसने कहा कि बाद में अगर तुम केस जीत गए तो तुम अपने लैंड का इतना पार्ट मुझे दे देना, तो अपने लैंड का 1% पार्ट या 10% पार्ट मुझे दे देना, तो ये होगी चैम्पर्टी। हमारा लोग ये कहता है कि जो चैम्पर्टी है वो ज़्यादा ना हो। लेट सपोज बी ने यहाँ पे कह दिया कि वो अपने लैंड का 70% उसे दे दे, मतलब लेट सपोज उसके पास 10 बीघे की ज़मीन है, तो उसका 70% हिस्सा यानी 0.7 बीघा उसको दे दे बी को, तो ये एक अनरीजनेबल अमाउंट है और ये अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के अंदर काउंट होता है, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट कम, ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक टाइटल्स। थर्ड पॉइंट कम, ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिस और टाइटल्स। एग्जाम्पल देती हूँ। लेट सपोज ए ने कहा बी से कि अगर तुम मेरे बेटे की अपॉइंटमेंट इस गवर्नमेंट जॉब में करवा दो तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, तो ये एक अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है और ये एक वॉइड एग्रीमेंट भी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट कम, टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलीज। एक मार्केट है, मार्केट में एक फर्म ए है, एक फर्म बी है, ठीक है। उन दोनों ने कहा कि हम अपनी मोनोपोली कर लेंगे और फिर उसको हम जो हमारा गुड्स है उसको हम हाई प्राइस में सेल करेंगे,
मार्केट में फर्म्स है ए और बी, उन्होंने कहा कि हम आपस से अपनी मोनोपोली कर लेंगे, हम आपस में अपने आप को मिला लेंगे, कंबाइन कर लेंगे और बाद में अपने गुड्स को हाई प्राइस पर सेल करेंगे। तो जो ये एग्रीमेंट है ये भी एक अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के अंदर काउंट होता है, क्योंकि ये एक अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। डन। नेक्स्ट कम मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट। लेट्स सपोज ए ने कहा कि आप मेरी बेटी की शादी करवा दो, मैं आपको इसके बदले 1,00,000 रुपये दूंगा। तो ये एक मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज के अगेंस्ट जो 1,00,000 रुपीज़ है वो एक अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पे जो मैरिज ब्यूरो होते हैं, जो हमारे मैरिज ब्यूरो होते हैं वो इसके अंदर काउंट नहीं होते, क्योंकि वो मैरिज रिवोल्ट के लिए नहीं करवाते। वो जो मैरिज करवाते हैं वो रिवोल्ट के लिए नहीं करवाते। हाँ, वो ये है कि अपना अमाउंट वो पहले ले लेंगे, उसके बाद वे कह देंगे कि आप ये है और ये है, वे आपस से मिल लेंगे और तय कर लेंगे, ठीक है। तो ये उसके अंदर काउंट नहीं होता। नेक्स्ट कम इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, हमने कह दिया, एक पुलिस वाले को अपने पास अपॉइंट किया, उससे कहा कि तुम मेरे फेवर में कुछ बात बोलना, तो ये इंटरफेरेंस है कोर्ट ऑफ जस्टिस के साथ, और ये भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। हमने पुलिस वाले को बुलाया, उससे घूस दिया, उसे रिश्वत दिया और ये कहा कि तुम मेरे फेवर में बोलना कोई बात, तो ये एक इंटरफेरेंस है और ये अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के अंदर काउंट होता है। नेक्स्ट कम इंटरेस्ट अगेंस्ट कंसीडर्ड ऑब्लिगेशन। लेट्स सपोज ए है, वो अपने सिटी का कलेक्टर है, ए है वो अपने टाउन का कलेक्टर है, ठीक है। तो हमने क्या किया, उससे कहा कि आप हमारे फाइल पास करवा दो और हम आपको इसके लिए इतना अमाउंट पे कर देंगे। तो ये इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन है, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है। जो कलेक्टर है उसका जो काम है, अगर आप उसके अगेंस्ट उसको पेमेंट कर रहे हो तो ये भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, क्योंकि वो उसकी पहले से ड्यूटी बनी हुई है ना। एक एग्जाम्पल बताती हूँ। लेट्स सपोज एक पोस्टमैन है, पोस्टमैन मेरे घर पे कुछ पोस्ट लेके आया, वो कैश ऑन डिलीवरी नहीं थी। पोस्टमैन मेरे घर पे पोस्ट लेके आया, मैंने उससे कहा कि मैं आपको इसके पेमेंट कर रही हूँ, तो ये इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन है, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है, वो पहले से, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है कि वो जो हमारा जो सामान है उससे हमारे घर पे पहुँचाए, ठीक है। नेक्स्ट कम अनलॉफुल इन पार्ट। अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है या फिर हमारा जो कंसिडरेशन है वो पार्ट में अनलॉफुल है, उसका कुछ पार्ट लॉफुल है, उसका कुछ पार्ट अनलॉफुल है, तो ये भी एक अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। अगर हम उसको अलग नहीं कर पाए, अगर हम उस अनलॉफुल पार्ट को अलग नहीं कर पाए, तो ये एक अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। तो इसमें क्या क्या हुआ, फर्स्ट इज forbidden by law, second if permitted would defeat the provisions of law, third fraudulent, fourth injury to person or property, fifth immoral consideration, sixth opposed to public policy और उसमें भी 9 points, trading with enemy, stifling prosecution, maintenance and temporary, trafficking related to public offices, government title, tending to create monopolies, marriage brokerage agreements, interference with court of justice, interest against obligation and unlawful in part. Now comes last point, not expressly declared to be void, ठीक है। अब इसमें कुछ एग्रीमेंट्स है, अगर वे एग्रीमेंट्स है तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज मेड बाय इनकम्पिटेंट पार्टीज़। अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इनकम्पिटेंट पार्टीज़ ने किया है तो वो तो वॉइड है ही है, जो कि ये है तीन लोग, ठीक है। सेकंड कम मेड अंडर बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अगर आपने बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर कोई मिस्टेक किया है, 1 मिनट, अगर आपने बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर कोई भी एग्रीमेंट वगैरह किया है तो वो भी हमारा वॉइड है। थर्ड पॉइंट कम अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। ये वाला पूरा पैराग्राफ, ये वाला जो पूरा चार्ट है, ये कुछ भी है इसके अंदर, तो जब भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन नहीं है, इसको छोड़ करके जो ये वाला पॉइंट है, इसमें जो पॉइंट्स गिवन है उन्हें हटा के कुछ भी है अगर, तो
तो ऐसे में हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है। अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारा जो कंसिडरेशन है वो एब्सेंट है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। अगर ये चीज़ नहीं है तो नेक्स्ट पॉइंट कम, इट इज़ पार्ट और होल। अगर जो मैं कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल है तो पार्ट में या फिर होल में, तो वो भी हमारा वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है, अब कुछ इसके अलावा भी है। फर्स्ट इज रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज जिसमें ये है कि अगर एग्जांपल देते हुए सपोज ए है और बी है। बी ने कहा ए से तुम सी से शादी मत करो, मैं तुम्हें उसके लिए 1 लाख रुपीज़ अमाउंट दूंगा। बी ने कहा ए को कि वो सी से शादी ना करे, उसके लिए वो उसे 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट देगा। तो ये एक वॉइड एग्रीमेंट है क्योंकि यहाँ पे उसके बिहाफ पर जो कंसिडरेशन के ऊपर जो मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हुआ, तो ये एक वॉइड एग्रीमेंट है। हाँ, वो कह रहा था कि मैं शादी नहीं करने वाला, उसके बदले वो कुछ ना लेता, तो वो एक वॉइड एग्रीमेंट नहीं है। ए ने कहा, इसको दोबारा करती हूँ मैं। लेट सपोज ए है, बी है और सी है। ए ने कहा बी को कि तुम सी से शादी मत करो। ए ने कहा बी को कि तुम सी से शादी मत करो और मैं तुम्हें उसके लिए 1 लाख रुपए दूंगा। तो ये एग्रीमेंट ऑफ रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है और ये एक वॉइड एग्रीमेंट है। अगर हाँ बी ये कह देता कि मैं शादी नहीं करने वाला हूँ सी से और उसके लिए वो कुछ नहीं ले रहा होता, वो ए से उसके लिए कुछ ना ले रहा होता, तो ये एक वॉइड नहीं है, तो ये वॉइड नहीं है। नाउ पॉइंट कम, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। अगर हम किसी प्रोफेशन को, किसी बिजनेस को काम करने को मना करते हैं तो वो भी हमारा वॉइड है। लेट सपोज ए है, बी है। ए ने कहा कि तुम मेरी लोकेलिटी में ये बिजनेस मत खोल लेना और उसके लिए उसने उसे कुछ अमाउंट दिया, तो ये एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। पर इसके कुछ एक्सेप्शंस है। लेट सपोज एक पार्टनरशिप है, उसमें कुछ पार्टनर्स है, उसमें से एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, दूसरे पार्टनर्स ने कहा कि तुम इतने साल थे कि तुम इस लोकेलिटी के अंदर अपना बिजनेस मत खोलना क्योंकि गुडविल के उसने क्या मतलब, उन्होंने कहा कि आप इस लोकेलिटी के अंदर अपना बिजनेस मत खोल लेना क्योंकि इससे हमारे जो बिजनेस है उसकी हैम्पर होगा, वो उसकी जो गुडविल है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का एग्रीमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो है गुडविल का जो बाय किया गुडविल के ऊपर है। यहाँ पे जो बात हुई है वो गुडविल को लेकर के हुई है, वो सिमिलर बिजनेस को लेकर हुई है। तो ये रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का एग्रीमेंट नहीं है और इसलिए ये भी एक वॉइड एग्रीमेंट नहीं है। दूसरा ये है कि लेट सपोज ए है, वो डॉक्टर है, ए डॉक्टर है, उसके अंदर एक काम करता है बी। ए ने कहा बी से कि तुम जब मैं यहाँ पे काम कर रहे होंगे तो तुम अपने लिए पार्ट टाइम बिजनेस का स्टार्ट नहीं करोगे। जब भी तुम मेरे साथ काम करोगे तो तुम अपना कोई एक पार्ट टाइम बिजनेस ओपन नहीं करोगे सेम प्रोफेशन का। तो ये भी एक रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का एग्रीमेंट नहीं है, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक वॉइड एग्रीमेंट नहीं है। नेक्स्ट कम रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, partly restricted to force his rights from courts. सपोज ए है और बी है। ए गुड्स का सेलर है और बी गुड्स का बायर है। तो बी ने ए से गुड्स बाय किया, डन। और फिर क्या हुआ बाद में, बी ने उसके लिए पेमेंट नहीं किया तो ए तो कोर्ट में जाएगा। हमने उसे रोका कि तुम कोर्ट में मत जाना, तो ये एक रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स का कॉन्ट्रैक्ट है और ये एक वॉइड एग्रीमेंट है, डन। पर लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस है। जब जो पार्टीज़ हैं उन्होंने कहा कि हम अपना डिस्प्यूट करेंगे बाय आर्बिट्रेशन, हम किसी एक पर्सन को एज आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे और वो हमारे बीच में फ़ैसला लेगा, तो ये एक ये एक वॉइड एग्रीमेंट नहीं है। पर लेकिन यहाँ पे जो एग्रीमेंट होगा वो रिटर्न होगा। यहाँ पे पार्टीज ने क्या किया, रिटर्न एग्रीमेंट किया कि अगर बाद में उनके बीच में कोई झगड़ा हुआ तो वे कोर्ट में नहीं जाएंगे, वे किसी थर्ड पार्टी के पास जाएंगे। तो ये एक वॉइड एग्रीमेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट कम, अनसर्टेन मीनिंग।
ए ने कहा बी से कि मैं तुम्हें इतना 100 टन ऑफ ऑयल सेल करूँगा। उसने ये नहीं कहा कि वो कौन सा ऑयल सेल करेगा। ए ने कहा बी से कि वो उसे 100 टन ऑफ ऑयल सेल करेगा। उसने ये नहीं बताया कि वो उसे आलमंड ऑयल करेगा, सरसों का तेल करेगा, कौन सा तेल करेगा। तो ये एक अनसर्टेन मीनिंग का कॉन्ट्रैक्ट है और ये एक वॉइड है। लास्ट टॉपिक, वेगरिंग एग्रीमेंट। वेगरिंग एग्रीमेंट, ठीक है, या यूँ कहीं सट्टा लगाना, तो ये एक वेगरिंग एग्रीमेंट है, ठीक है। एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग पेमेंट ऑफ अ सम ऑफ मनी अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ अनसर्टेन इवेंट पार्टी शुड अनसर्टेन इवेंट। लेट्स सपोज ए है और बी है। ए ने कहा कि अगर आज हमारी इंडिया जीत गई तो तुम मुझे 1 लाख रुपए दोगे। तो ये एक वेगरिंग एग्रीमेंट है, ठीक है। इसमें कुछ एसेंशियल्स है। यहाँ पे 2 पार्टीज़ का होना ज़रूरी है। सेकेंड इज़ जो एग्रीमेंट हो रहा है वो एक अनसर्टेन इवेंट को लेकर के हो। थर्ड, यहाँ पे पार्टीज़ का कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट स्टेक। फोर्थ, यहाँ पे जो मनी के अमाउंट पे बात होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ एसेंशियल्स है। अब है नाउ कम्स गैम्बलिंग ट्रांजैक्शंस विच आर सिमिलर टू द वेगरिंग एग्रीमेंट। फर्स्ट कम लॉटरी ट्रांजैक्शंस। जो लॉटरी ट्रांजैक्शंस होती है वो गैम्बलिंग होती है, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि कुछ नंबर्स दिए जाते हैं कि उन चिट को निकाल लो, अगर आपकी चिट आ गई तो आपकी लॉटरी लग गई। तो ये गैम्बलिंग ट्रांजैक्शंस है। अगर हमको इनका अमाउंट नहीं मिला तो बाद में हम इनको क्लेम नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट कम क्रॉसवर्ड पजल्स एंड कंपटीशन। अगर इनका प्राइस 1000 रुपीज़ से ज़्यादा है तो वो गैम्बलिंग है। जैसे न्यूज़पेपर में होता है, उसमें कुछ पजल्स वगैरह होता है, तो अगर उनका जो प्राइस मनी, उनका कुछ रिवॉर्ड 1000 रुपीज़ से कम है तो गैम्बलिंग नहीं है, वरना वो गैम्बलिंग है, ठीक है। थर्ड पॉइंट कम स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शंस। लेट्स सपोज, इसमें क्या है कि लेट्स सपोज 2 पार्टीज़ है, फर्स्ट पार्टी ए, सेकंड पार्टी बी। ए ने कहा बी से कि मैं तुमसे 10 दिन बाद यह पेन 12 रुपये में ख़रीदूँगा। उस वक्त ए इसको मान के चल रहा था 14 रुपीज़ का और बी इसको मान के चल रहा था 8 रुपीज़ का, ठीक है। ए ने कहा कि मैं तुमसे ये पेन 12 रुपये में ख़रीदूँगा। 12 दिन बाद, 10 दिन बाद मैं तुमसे ये पेन 12 रुपये में ख़रीदूँगा। अब क्या हुआ, 10 दिन बाद बी ने कहा ए से कि तुम एक काम करो, ये पेन की कॉस्ट अभी 10 रुपये हो गई है, पहले कॉस्ट इसकी 8 रुपये थी, अब इसकी कॉस्ट 10 रुपये हो गई है, तो तुम मुझे 2 रुपये दे दो। मैं तुम्हें पेन नहीं दूंगा, तुम मुझे 12 रुपये मत देना, बस खाली तुम मुझे 2 रुपये दे दो। तो ये होता है स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शंस और ये गैम्बलिंग के सिमिलर है, जहाँ पे मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस होता है वो देता है बायर भी नहीं, मतलब एक पर्सन। नाउ फोर्थ पॉइंट कम हॉर्स रेस ट्रांजैक्शंस। अगर इसमें अमाउंट 500 से लेस है तो ये एक वेगरिंग एग्रीमेंट है, और अगर इसमें अमाउंट 500 रुपीज़ से ज़्यादा का है प्राइज मनी तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। लेट्स सपोज ए ने एक हॉर्स रेस में पार्टिसिपेट किया, उसने उसमें जीत लिया, उसने प्राइस मनी 1000 रुपीज़ था, तो ये एक वॉइड एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। नाउ कम्स नॉट गैम्बलिंग नॉट वॉइड। फर्स्ट कम चिट फंड। जैसे पार्टीज़ होती है, क्या करती है आपस में अपना एक ग्रुप बना लेती है, उसमें क्या करते हैं कि कुछ पार्टीज अपनी कुछ चिट फंड में बेसिकली क्या है कि कुछ मेंबर्स होते हैं, वे मेंबर्स अपने आपस में ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप में क्या है कि हर मेंबर इतना अमाउंट एक मंथ में रखता है। उसके बाद एक बॉक्स में से एक चिट निकाल कर जिसमें उसका नाम लिखा होगा, मैं उसको दोबारा बताती हूँ। चिट फंड में क्या है, बेसिकली एक ग्रुप के मेंबर्स हर मंथ में लकी ड्रॉ निकालते हैं जिसमें
जिसका नाम आएगा उसको इतना अमाउंट मिलेगा। लेट सपोज एक ग्रुप है XYZ में 10 मेंबर्स है। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम इस मंथ में हर एक मेंबर 1000 रुपीज़ देगा, हर एक मेंबर 1000 रुपीज़ अपने इकट्ठे करेगा। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 10,000 रुपये। अब क्या हुआ, मंथ के एंड में उन्होंने लकी ड्रॉ किया। मंथ के एंड में उन्होंने एक लकी ड्रॉ किया जिसमें उन्होंने सभी मेंबर्स के नाम एक बॉक्स में रखे। फिर उस बॉक्स में से एक मेंबर ने एक पर्ची उठाई, उसमें जिस भी मेंबर का नाम होगा उसको उतना अमाउंट मिलेगा। तो ये है चिट फंड। ये गैम्बलिंग के सिमिलर तो है, पर लेकिन ये एक वेकरिंग एग्रीमेंट नहीं है। नाउ कम्स कमर्शियल ट्रांजैक्शंस और शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस। जो आप शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो भी एक वेकरिंग एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। थर्ड कम्स गेम स्किल्स एंड एथलेटिक कंपटीशन। उसमें बेसिकली ये है कि अगर प्राइस मनी 1000 रुपीज़ से कम है तो वो गैम्बलिंग नहीं है, वरना वो गैम्बलिंग है। एंड लास्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। उसमें यह है कि आप अपना कुछ प्रीमियम अमाउंट देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, और कुछ जैसे आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया, आपने लेट सपोज लाइफ इंश्योरेंस लिया तो आपसे इंश्योरेंस कंपनी कुछ प्रीमियम अमाउंट लेगी हर साल। तो जब आपकी लाइफ पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तो आपको वो कुछ अमाउंट देगी। तो ये कोई गैम्बलिंग नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है। एंड इस तरीके से आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ये वाला हमने किया था पहले वीडियो में इसकी मैं लिंक आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, और ये वाले हमने आज किए। इस चार्ट का जो लिंक है वो आपको मैं कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। एंड आई होप आपको इस तरीके से पढ़ना अच्छा लगता हो। अगर आपको कुछ भी अपने कमेंट्स देने हैं, वीडियो कैसी लगी या फिर कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो वो आप भी दे दीजिएगा अपने कमेंट सेक्शन में।